खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। इस साल कितना चमकेगा सोना? अनचाहे कॉल्स के लिए सरकार ने उठाया क्या कदम? यूपीआई के साथ नेपाल के एनपीआई लिंक होने से क्या फायदा होगा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में सोने से जुड़ी खबर है। जी हां, गोल्ड से जुड़ी। इस साल भारत में सोने की मांग में जबरदस्त तेजी आ सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि साल 2024 में भारत में सोने की टोटल डिमांड 900 टन तक पहुंच सकती है। पिछले साल यानी कि 2023 में भारत में सोने की कुल डिमांड 745.7 टन रही थी, जो 2022 की तुलना में 3% कम थी। ये डिमांड पिछले 4 सालों में सबसे कम थी। भाव की बात करें तो पिछले साल सोने की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई तक पहुंचने में कामयाब रही थीं। 2023 में सोना 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को भी पार कर गया था। भारत में पिछले कई सालों से सोने की डिमांड 800 टन से कम ही रहती आई है। साल 2019 से 2023 तक सोने की टोटल डिमांड 700 से 800 टन के बीच रही है, जो इस साल बढ़कर 800 से 900 टन तक हो सकती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अब आपके मोबाइल फोन पर अनचाहे कॉल्स नहीं आएंगे। सरकार इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार ने कहा है कि उसने अनचाहे या प्रचार प्रसार वाले कॉल की समस्या के समाधान के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस तरह के कॉल न केवल ग्राहकों की प्राइवेसी बल्कि उनके राइट्स को भी वॉयलेट करते हैं। ये फैसला उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ग्राहकों को आने वाले अनवांटेड प्रमोशनल कमर्शियल कॉल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारत और नेपाल के लोगों के लिए क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को आसान बनाने के लिए दोनों ही देशों के सेंट्रल बैंकों ने बड़ा फैसला लिया है। भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई और नेपाल के नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि एनपीआई के इंटीग्रेशन के लिए समझौता किया है। इसके जरिए दोनों ही देशों के नागरिक यूपीआई के जरिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि यूपीआई और एनपीआई के इंटीग्रेशन से भारत और नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की सुविधा होगी। साथ ही इस इंटीग्रेशन की वजह से दोनों ही देशों के नागरिक इंस्टेंट लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। फंडिंग दबाव की वजह से बैंकों के कर्ज की ग्रोथ रेट घट सकती है। अगले वित्त वर्ष में ये 16% से 2% कम होकर 14% रह सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का अनुमान है कि कर्ज मांग मजबूत है। बुरे फंसे कर्जों में सुधार हो रहा है। बावजूद इसके कर्ज की ग्रोथ रेट घटेगी क्योंकि डिपॉजिट्स की ग्रोथ रेट लगातार घट रही है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अगर लोन और डिपॉजिट्स ग्रोथ रेट स्थिर रहती हैं, तो डिपॉजिट कंपटीशन का दौर शुरू हो जाएगा। इससे बैंक मार्जिन में और कमी आएगी। निजी क्षेत्र के बैंकों को इस स्थिति का ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सरकारी बैंकों की तुलना में बहुत ज्यादा लोन डिपॉजिट रेशियो पर काम कर रहे हैं। सरकारी बैंकों की डिपॉजिट्स की सिचुएशन ज्यादा बेहतर है। S&P का कहना है कि बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस वित्त वर्ष के 3% से घटकर अगले वित्त वर्ष में 2.9% पर आ सकता है। अगर आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब आपको स्कूल फीस जमा करने के लिए ना तो स्कूल के चक्कर काटने की जरूरत है, ना ही बैंक की, और ना ही आपको किसी तरह के इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत होगी। अब आप कहीं से भी सेकंड भर में अपने मोबाइल के जरिए सीधे गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप जैसे ऐप से केंद्रीय विद्यालय की फीस भर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ट्यूशन फीस पेमेंट के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के भारत बिल पे के साथ समझौता किया है। इसके तहत एनपीसीआई प्लेटफॉर्म एक एजुकेशन फी कैटेगरी बिलर के रूप में काम करेगा। इस सुविधा से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 14 लाख छात्रों को फायदा होगा। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में प्रॉपर्टी से जुड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर में 2023 के दौरान कुल 87,808 करोड़ रुपए मूल्य के फ्लैट बिके हैं। कुल बिक्री में गुरुग्राम की हिस्सेदारी 63% की है। JLL इंडिया के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में पिछले साल बिके फ्लैट की औसत कीमत 2.29 करोड़ रुपए रही है, जो 2022 में 1.86 करोड़ रुपए थी।
हालांकि फ्लैट का औसत आकार और बिकने वाले घरों की संख्या लगभग स्थिर रही। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 29,944 करोड़ रुपए, गाजियाबाद में 4,404 करोड़ रुपए, दिल्ली में 2,610 करोड़ रुपए और फरीदाबाद में 470 करोड़ रुपए मूल्य के घरों की बिक्री हुई है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर लगाए गए उड़ान प्रतिबंधों से अब हवाई किराया बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने अदानी समूह के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे पर संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया है और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए एक्टिव मेजर्स नहीं लेने के लिए इसकी आलोचना भी की है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।